हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। देखिए, बीच में एक दिन वीडियो नहीं आई थी तो बहुत सारी स्टूडेंट बोल रही सर आपने आज वीडियो क्यों नहीं डाला। भैया एक दिन हमारी दवा खत्म हो गई थी और एक दिन में ही इतना ज्यादा दिक्कत हो गया कि मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कि मतलब मन खराब हो रहा था, वोमिटिंग हो रही थी, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस दिन। कई बार सोचा शूट किए लेकिन नहीं हो पाया, दिल से सॉरी। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुशनसीब हैं कि आप जैसे बच्चों का, लाखों बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है। भाई एक टीचर के लिए और क्या है। और इसीलिए बोलते ना कि आप सभी पूरी भाई हमारी दुनिया है, हमारी जान है। तो हमेशा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी में कुछ जो व्याकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। और यहां से भैया अगर आपने इन सबको देख लिया तो मान के चलिए 25 से 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, यानी एकदम श्योर होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को यहां इन्वॉल्व किया है जिसमें हम आज लोकोक्तियां व मुहावरों को देखेंगे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर को देखने वाले हैं, अनेकार्थी शब्द जो होता है उसको देखेंगे, और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश कहा जाता है इसे इन्वॉल्व करेंगे। साथ में भैया वाक्यों में त्रुटि मार्जन जो बोले तो शब्दों को भाई शुद्ध जो वाक्य दिया रहेगा उसका शुद्धिकरण कह सकते हैं। एक है पत्र लेखन, और इसके अलावा भैया आपका इसी में निबंध भी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से भैया अगर हम देख लें इन सबको, अगर आप देखते हो तो मान के चलिएगा आपके 25 से 30 नंबर तो भैया श्योर है। और वैसे भी हम बार बार ये चीज आपके सामने बोलते हैं कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी टॉपिक तो फिक्स होता है कि हाँ इस चैप्टर से भैया देखना, मतलब फिक्स क्या, हम यूं कह लें कि हाँ हम जान रहे होते हैं कि भैया इस चैप्टर का है या फिर ऐसा यहां का आएगा, तो दिमाग में वो चीजें चलती हैं। लेकिन इनके लिए ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। और इतना जरूर बोल रहे हैं कि ये एकदम श्योर होते हैं। ठीक है, और आप भी बोलकर आओगे भैया कि हाँ सर आपने जो बताया पूरा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं बबुआ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन लोकोक्ति व मुहावरे को देखेंगे। आपके भैया एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 दिया रहेगा और बोलेगा किसी एक का, बोलेगा क्या कि किसी एक के, भैया एक का क्या करना, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। और प्यारे बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, ये सारे बड़े आसान होते हैं भैया 2-2 नंबर वाले। तो सबसे पहले हम सबका क्या करते हैं, अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है भैया, इसका अर्थ जरूरी है। जैसे पहला वाला क्या दिया है, तो पहला वाला दिया है यहां पे कि ईद का चांद होना। बोलते ना भैया तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ईद का चांद होने से क्या तात्पर्य है बच्चों, तो ईद का चांद होना ये हो जाएगा बबुआ बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या होना भैया, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दिखाई देना, ठीक है, ये हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ये हो जाता है ईद का चांद हो जाना। ठीक है भैया, अब जैसे बात आती है हमने क्या बताया, इसको लिखने के बाद आपको बोलेगा कि वाक्य प्रयोग कीजिए। भैया हमने तो केवल अर्थ लिखिया, आपको वाक्य प्रयोग भी करना होगा। तो वाक्य प्रयोग में आप बोलिए, जैसे क्या है कि महेश ने, ठीक है, राम को देखते ही, मतलब बहुत दिनों बाद देखते ही बोला कि तुम तो भाई ईद के चांद हो गए हो। तो यहां पर लिखेंगे कि जैसे रमेश बहुत, थोड़ा ऊपर से लिख दे रहे हैं यहां से कि रमेश बहुत दिनों के बाद, दिनों के बाद सुरेश से मिला, सुरेश से मिला
और देखते ही कहा, और देखते ही कहा, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, ईद के चांद हो गए हो। अर्थात क्या है भैया, ईद के चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, मतलब बहुत दिनों के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे मेरा कोई दोस्त अगर मुझे भाई बहुत सालों के बाद दिखाई पड़ जाए, तो भैया मैं तो यही कहूंगा ना, यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, मतलब कभी मिलते ही नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी लिख दीजिएगा बबुआ। ठीक, अब उसके बाद भैया आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं इस पे आप अमल करिए। आपका क्वेश्चन पेपर 7 सेट होगा, और जितना हम बता रहे हैं भैया ये आप मिलाइएगा, चाहे 7 के 7 सेट में मिलाइएगा। यहां पर जितने आपको बताएंगे सारे आपको रिपीटेड मिलेंगे, यानी यही घुमा फिराकर मिलेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। तो यहां पर अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा भैया, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है स्वावलंबी होना। क्या चीज, स्वावलंबी होना। अब इसका मतलब क्या है स्वावलंबी होने का, तो भैया स्वावलंबी होना इसका वाक्य प्रयोग, जैसे एक हमने फॉर एग्जांपल बता दिया है। अब दूसरा, जैसे अब इसका लिखेंगे तो हम बोल दे रहे हैं, तो स्वावलंबी होने का मतलब खुद आत्मनिर्भर हो जाना या आत्मनिर्भर होना, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कहा जाता ना कि आज के टाइम पर लड़कों का विवाह तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। भाई पैरों पर तो सभी खड़े हैं, लेकिन यहां पर पैरों पर खड़े होने का मतलब है वो आत्मनिर्भर हो जाए, यानी खुद से कुछ करने लगे, कमाने धमाने लगे, तब हो जाता है वो भैया स्वावलंबी। ठीक, तो वही चीज कि लड़कों का विवाह तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पैरों पर खड़े ना हो जाएं। ठीक, तो ये आप वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं। अगला बबुआ, अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या अर्थ होगा जरा बताइएगा भैया। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब यह है अपना काम निकालना। ठीक है, क्या होता है, अपना काम निकालना। अपना काम निकालना, अपना काम निकालने से मतलब यही है, जैसे आज के टाइम में सभी बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, मतलब कि अपने काम से काम देख रहे हैं, मतलब अब खुद के बारे में सोच रहे हैं, दुनियादारी जाए भाड़ में। यानी सभी क्या है, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। तो आप वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं कि आज के समय में सभी लोग बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। अगला है पानी पानी होना, इसका अर्थ क्या होगा, सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई, है ना। तो यहां पानी पानी होने का मतलब होता है भैया, मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। ये ठीक है ना, पानी पानी होने का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मा जाना। ठीक है, या हमने बताया ना शर्मिंदगी महसूस करना, या बताया नहीं, जैसे शर्म महसूस करना, कुछ भी लिख सकते हैं, या शर्मिंदगी महसूस करना, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे पानी पानी होने का मतलब लज्जित हो जाना, या सीधा सा बोलते हैं इतना एकदम आसान से भाषा में, लज्जित हो जाना, लज्जित हो जाना। ठीक है, लजा जाना, लजिया जाना, ठीक है ना, शर्मा जाना, वही चीज है भैया। जैसे यहां पर क्या है कि जैसे भाई पानी पानी होने का मतलब कि जैसे एक लड़के ने एक लड़की को देखा और जैसे ही उनकी आंखें मिली, वो दोनों क्या है, मतलब लड़की शर्म से क्या हो गई, पानी पानी हो गई। या फिर आप लिख सकते हैं कि जैसे क्या है, लिख सकते हैं यहां पर कि सुधा एक लड़के के साथ बगीचे में टहल रही थी और उसके भाई ने देख लिया, और जैसे ही सुधा ने अपने भाई की तरफ देखा वो पानी पानी हो गई, मतलब भैया उसको
क्या है, लज्जा आ गई। लज्जे का यहाँ पानी पानी मतलब यहाँ पे वो लज्जिया तो गई, बाकी डर भी जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन वो पानी पानी तो हो गई भैया। ठीक, ये बात है। लेकिन ज्यादातर केसेस में वही होगा ना कि सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई। ठीक है, अगला है भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये सब का सब भैया आप, क्योंकि देखिए जो मुहावरा और कहावत लोकोक्तियां होती है ना, ये अक्सर हम गांव देहात में सुनते हैं भाई, हमारे जो दादा बाबा हैं, नाना नानी हैं, ठीक है, बाकी वैसे भी लोग हैं, उनसे हम ये सब सुनते हैं। ठीक, तो ये भाई अक्सर इस्तेमाल होते रहते हैं वर्ड्स, इसीलिए इनका मतलब भी पता होता है बच्चों को। तो यहां हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सब एक से बढ़कर एक लोकोक्ति और मुहावरा है भैया। यानी हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे आपके सामने कोई काम हो रहा है, कोई कांड हो रहा है, तो आपने स्वयं वो चीज देख लिया, तो भैया प्रत्यक्ष हैं आप क्या है, प्रत्यक्ष है वहां पर। तो इसके लिए कोई और सबूत की जरूरत है नहीं। तो वही चीज है कि हाथ कंगन को आरती क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो जरूरी सबसे भैया तो होता है अर्थ, बाकी वाक्य प्रयोग में कुछ भी बना लो। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी देखते हैं। हमने बताया ना भैया बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे रसगुल्लों, टेंशन तो लेना ही नहीं है, टेंशन को दूर भगाओ, बस बस मस्त मजे में सीखते चलो। क्योंकि भैया अगर आपने इसको बोझ समझा ना, तो कहीं ना कहीं भाई आपका जो इंटरेस्ट है ना वो भी कम होगा। जी अगला है, सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ क्या होगा। क्योंकि हमने बताया ना सबसे जरूरी भैया हमें हमारे लिए अर्थ ही है। सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ होगा कि सदैव एक सा रहना। ठीक है, सदैव एक सा रहना, एक सा रहना या एक जैसा रहना। ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे, यानी यूं कह लें कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें भी एक जैसा रहना। ठीक, जैसे होता है ना कि भाई सावन हरे न भादो सूखे, यानी जो धैर्यवान पुरुष होते हैं या जो यूं कह लें कि महान पुरुष होते हैं, उनके लिए चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उनके लिए सावन हरे न भादो सूखे, यानी वो सदैव एक जैसे रहेंगे, ना तो सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे और ना तो दुख में बहुत ज्यादा विचलित होंगे, यानी वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। अगला है भैया, हाथ पीले करना। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सीजन भी चल रहा है शादी विवाह का, हाथ पीले करने का मतलब है विवाह करना। ठीक है, विवाह करना। अब वाक्य प्रयोग में कुछ भी लिख दीजिएगा कि आज रमा के पिताजी ने उसके हाथ पीले कर दिए। क्या कर दिए भैया, हाथ पीले कर दिए। ठीक, ये हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों कि मक्खन लगाना। मक्खन लगाना, ठीक है, बोलते हैं ना कि यार आज तुम मक्खन बहुत लगा रहे हो, कोई तो बात है। मक्खन लगाने का मतलब चापलूसी करना। क्या करना बबुआ, चापलूसी करना, चापलूसी करना। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। अगला है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब होता है कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, सीधी सी बात भैया। कहते हैं ना कि भाई एक कहावत है कि भाई जो जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, या जो आपने किया है वो आप भोग कर जाओगे। तो यहां पर कहने का अर्थ वही है कि जैसी करनी, यानी जो आपने किया है उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा
कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसी करनी वैसी भरनी, सॉरी ये तो है ही, यानी यहां पर बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, कि बुरे काम का बुरा नतीजा था जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, कि भैया जो आपने किया है वो वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक, यहां पर ये होता है, इसीलिए कहते हैं ना भैया कि किसी के समय का, भाई किसी के समय पर किसी व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। खास तौर पे कोई गरीब है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। हो सकता है आज कोई रंक है, ठीक है भैया, तो राजा हो जाए, और जो राजा है वो रंक हो जाए। ठीक, क्योंकि इस काल के चक्र को कोई नहीं समझ पाया है। ठीक, कि कौन, भाई कहते ना कि महलों में बैठने वाला कौन सड़कों पर कब आ जाए और कौन सड़कों से उड़कर महलों में चला जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए भैया किसी के भाई समय पर किसी गरीबी का मजाक नहीं बनाना बच्चों। लाइफ टाइम आप ये बात अपने माइंड में रखना मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दाल में काला होना। बोलते भाई बबुआ दाल में तो कुछ काला है, यानी कोई संदेह होना, यानी दाल में कुछ तो काला है, यानी कुछ तो बात है तभी छुपा रहे हो। तो यानी क्या हो जाएगा भैया, यहां संदेह होना। क्या चीज? संदेह होना, होना। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप लिख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि महेश ने सुरेश के ऊपर शक करते हुए कहा कि दाल में कुछ तो काला है। ठीक, दाल में कुछ तो काला है। तो कोई भी भाई वाक्य प्रयोग में तो आपके सामने हजारों हैं, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है अर्थ होता है, कि अर्थ एकदम सटीक होना चाहिए बस। ठीक है, वो अर्थ हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे भैया। अब आते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये भी भैया आएगा 2 नंबर का। और एक चीज और भी ध्यान देना, ये सब इतने आसान वाले 2 नंबर का आएगा। हम तो बहुत सारे करवा रहे हैं, वहां बस आपका 3 आएगा, 4 आएगा, बोलेगा 1 का करो, इसमें भी आपका 2 होगा। अब इसी में से फंस जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, नहीं तो पेपर देना उसके बाद पता चलेगा आपको। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कि इग्नोर मत करिएगा। अब देखिए वहां पर भी 2 देगा और दोनों करना होगा इसको, और बड़ा आसान होता है। और हम तो आपके सामने 8-10 करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लाए हैं भैया, भर भर के। जैसा कि भाई पहला क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए शब्द युग्म का मतलब थोड़ा सा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी थोड़ा अंतर रहेगा और मिलता जुलता रहेगा। ठीक है भैया, मतलब ये शब्द युग्म है, शब्दों का जुड़ा होगा और सूक्ष्म अंतर रहेगा शब्दों में। जैसे अविराम और अभिराम, तो भैया इसके बारे में क्या ही कहना है प्यारे बच्चों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार लगातार एकदम दोहराया तिहराया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अविराम और अभिराम में जो ये शब्द हैं इनका क्या अर्थ है। तो पहला है लगातार और रुचिकर, दूसरा है बिना रोक के और सुंदर, तीसरा है लगातार और आकर्षक, चौथा है सुंदर और आकर्षक। अब यह विकल्प भी ऐसे हैं एकदम दिमाग को चकरा देंगे। लेकिन अविराम का मतलब जिसमें कोई विराम ना हो, रोक ना हो, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, यानी बिना रुकावट के और सुंदर। तो ऐसा अब क्लियर हो गया कि बिना रुकावट के और सुंदर, तो भैया बिना रुकावट के और जो सुंदर है वो केवल खा वाला ही है, वो केवल और केवल भैया खा वाला ही है, कि बिना रुकावट के और सुंदर। हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अंश और अंशु। अंश और अंशु, इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इसको भी न जाने हम कितनी बार करवा चुके होंगे, और ये भली बात आपको पता भी होगा। ठीक है, अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ना बबुआ। अब भी अगर डाउट रखोगे माइंड में तो कब तैयारी करोगे।
तो इसका क्या मतलब होगा? भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। देखिए अंश का मतलब होता है हिस्सा। अब जरूरी नहीं, भाग की जगह हिस्सा भी दे सकता था और देगा, किसी न किसी सेट में आएगा तो हिस्सा ही दे देगा। तो भैया जैसे अंश का मतलब भाग कह लो, भाई इसका कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है, बात एक ही है। तो इस वाले अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, और इस वाले अंशु का मतलब होता है किरण। तो भाग और किरण कहो या हिस्सा और किरण कहो, किसमें है? भाग और किरण, ये आपके गा में है। ठीक है भैया, तो जो विकल्प गा है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीन अगर शॉर्ट करना है तो स्क्रीन शॉर्ट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं, चलिए अगला देखते हैं। देखिए फिर एक मिलता जुलता आया, हमने बताया ना एकदम परेशान करने वाले क्वेश्चन देंगे, बट डोंट वरी, हम हैं तो ऐसा है नहीं आप परेशान होंगे। अंश और अंश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया। ठीक है, अंश और अंश की बात कर रहा है। इस वाले अंश और इस वाले अंश में क्या, देखिए दोनों को अंश ही पढ़ेंगे, लेकिन भाई यहां पर देखो कौन सा सा है और यहां पे कौन सा सा है, यही अंतर है। तो कह रहा अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। तो भैया इस वाले अंश को तो आप समझ ही चुके हैं इसके पहले, अंश का मतलब हिस्सा या भाग। तो भैया अंश का मतलब हिस्सा या भाग, तो इसका मतलब दूसरे वाले में हिस्सा केवल पहले वाले में, और दूसरे मतलब इस वाले में का में और गा में, इसी दोनों में आ रहा है। अब इसी दोनों में कौन सा सही होगा, वही चीज। इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा, और इस वाले अंश का मतलब हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा ये आपका गा वाला सही हो जाएगा भैया। ठीक है, गा वाला सही हो गया। ठीक, तो ये आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन, अनल और अनिल, अनल और अनिल, इसका क्या हो जाएगा? तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, और वैसे भी इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें सब भाई गिने चुने हैं 25 से 30, उसी में से घुमा फिरा के मतलब देता रहता है, देता रहता है। अगर उसमें से हम अगर आपके खुद लगभग 15 से 20 करवा ही चुके हैं, तो कितने बचे? ठीक है, एग्जाम आते आते आपका वो भी बचा कुचा खत्म। तो इसको बताना है अनल और अनिल। ठीक है, तो वायु और अग्नि होगा इसका, इस जोड़े का अर्थ, या फिर पानी और हवा आग होगा, या अग्नि और वायु होगा, या जल और हवा होगा। तो देखिए अनल का मतलब होता है आग, अनल का मतलब आग, और अनिल का मतलब होता है हवा, वायु। आग और हवा कह लें, या आग और वायु, या अग्नि और वायु, क्योंकि चाहे आग कहो, चाहे अग्नि कहो, चाहे हवा कहो, चाहे वायु कहो। तो यहां पर अनल का मतलब आग, तो भैया आग किस किस में है? केवल एक में ही है। और अनिल का मतलब हवा, तो अग्नि और हवा भैया इसी में है। ठीक है, तो गा वाला सही हो जाएगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जलज और जलद। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन ये भी है, और सारे क्वेश्चन हमने बताया प्यारे बच्चों परेशान करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन की बच्चों को मतलब देखकर लगेगा कि कौन सा सही होगा, उलझने वाले क्वेश्चन, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि एकदम इसको क्लियर कर लो आज। देखिए जलज और जलद, अंतर अगर है तो दा और जा का है। ठीक है, जा और दा का अंतर है, इतना याद रखना। तो बादल और कमल, या फिर कमल और बादल, या फिर कमल और तालाब, या तालाब और कमल। इस वाले जलज का मतलब होता है कमल, कमल का फूल। और ये जलद, जलद का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। तो भैया कमल और बादल, कमल और बादल किस में है? कमल और बादल तो भैया ये खा वाले विकल्प में है। ठीक है, क्योंकि जलज का मतलब कमल होता है, जलद का अर्थ होता है बादल। ठीक, तो कमल और बादल। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कपट कपाट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जितने हैं इसमें सभी हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों सब में हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भैया प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस से
बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो कपट और कपाट में कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है कप और प्लेट, दूसरा है किवाड़ और खिड़की, तीसरा है धोखा और दरवाजा, चौथा है पर्दा और किवाड़। तो देखिए इस वाले कपट का मतलब छल कपट धोखाधड़ी, ठीक है, छल कपट धोखाधड़ी वाला। और यहां पे कपाट का मतलब किवाड़ या दरवाजा कह लो। तो धोखा और किवाड़ या फिर धोखा और दरवाजा किस में है? तो भैया इसी में है, गा वाले में है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें है। समझ में आ गया बबुआ? ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका वही चीज है भैया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला ही ये भी चल रहा है। ठीक, इसीलिए बोला ना सब निपटा देंगे, डोंट वरी। अगला है कि कुल और कुल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे हैं। ठीक, तो यहां पे कुल और कुल में देखिए मात्रा का ही फर्क है, लेकिन पूरा अर्थ बदल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सब और आवाज, वंश और किनारा, या ध्वनि और शीतल, या फिर शीतल और पूर्ण। आपको बताना है, जल्दी से भैया दिमाग लगाइए, कौन सा सही होगा बताइएगा। बताइएगा कौन सा सही होगा भैया। हो गया, आपने खेल लिया। चलिए, नहीं भी देखा तो बताते हैं। देखिए कुल का मतलब परिवार, वंश, और इस वाले कुल का मतलब किनारा। तो भैया वंश और किनारा यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भुवन मतलब भवन है, भुवन है, इसमें भी देखिए तो भाई बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं भाई, यहां पे बस मात्रा नहीं है, बाकी भवन भुवन। तो इस शब्द युग्म का क्या सही अर्थ होगा? घर और धरती, और घर और आकाश, घर और संसार, और पाताल और घर। देखिए भवन का मतलब घर होता है, ठीक है, गृह जिसको कह सकते हैं हम। और उसके बाद इस भुवन का मतलब संसार। तो भैया इस वाले भवन का मतलब घर होता है और भुवन का मतलब संसार होता है। तो घर और संसार कहां पे है? तो इस ये है गा में, घर और संसार है गा वाले में। तो है ना शानदार सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए इसको भी जल्दी से देख लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया हम अनेकार्थी शब्द, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनेकार्थी तो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, और ये भी भैया आपका 2 नंबर का आएगा। आपके सामने 4 दिया रहेगा, ठीक है, कितना दिया रहेगा? 4, और 4 दिया रहेगा भैया। अब इतना आसान है कि 4 में कोई भी स्टूडेंट हो, 4 में बोलेगा किसी एक के 2 अर्थ लिखो। और हम तो आपके बहुत सारे करवा रहे हैं, ठीक है भैया, आपके बहुत सारे हम करवा रहे हैं, इसलिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं पालना। और इतना भी ये भी ध्यान देना कि जितना हम करवा रहे हैं इन्हीं के अंदर ही सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, बाहर के बारे में ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। बाकी बचे खुचे भी हम निपटा देंगे इसी तरह से। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको बताना है कि कर्ण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा भाई। अब अनेकार्थी वो भी 2 बोलेगा कि किसी एक के 2 लिखना है। अब जरूरी नहीं भाई हमको जितना याद होगा हम तो यहां लिखेंगे उतना, ठीक है, बट 2 तो लिखना ही लिखना होगा जो बोर्ड एग्जाम में कहा जाएगा। और उससे ज्यादा नहीं करना है, सोचेंगे ज्यादा करेंगे नंबर मिलेगा, नहीं, जो मिला है वो भी कट जाएगा। तो जितना कहा जाए उतना करना। तो कर्ण का मतलब एक होता है भैया कान, और एक कर्ण का मतलब कुंती का पुत्र, जिसको कुंती पुत्र बोला जाता है, यानी कुंती का पुत्र। और एक कर्ण क्या है? त्रिभुज की भुजा। आप सभी जानते हैं भैया समकोण त्रिभुज की एक भुजा होती है, उसे कर्ण। हमने तो भैया हमने यहां 3 लिख दिए, बट जरूरी नहीं कि सब में हमें 3 ही याद है। तो जितना पता है उतना बता रहे हैं, बट आपको 2 तो हर हाल में लिखना होगा। अगला है मित्र। मित्र का मतलब होता है सूर्य, और ये सारे के सारे भाई करवा भी चुके हैं।
और मित्र का मतलब एक सूर्य हो गया, और एक मित्र का मतलब दोस्त भी होता है। क्या होता है? दोस्त। तो मित्र का मतलब सूर्य हो गया और मित्र का मतलब दोस्त हो गया। अगला है भैया मधु। मधु क्या होता है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधु का मतलब शहद, शहद। और मधु का मतलब होता है क्या है? शराब, शराब। ठीक है, मधु यानी शराब भी होता है। अब याद रखना, एक शहद हो गया और दूसरा शराब हो गया। ठीक, याद रखना। अगला है भैया हार। तो हार का क्या होता है? अनेकार्थी। हार का मतलब एक तो हार जो पराजय होती है, ठीक है ना, और दूसरा फूलों का हार। तो यहां पे एक हार का मतलब पराजय और एक हार का मतलब होता है, ठीक है, फूलों का हार। ठीक, समझ में आ गया भैया? ये हो जाएगा फूलों का हार और एक पराजय। ठीक, जो कोई युद्ध क्षेत्र में पराजित हो जाए, हार जाए, क्रिकेट जैसे कोई भी मैच हो रहा है उसमें कोई हार हो जाए यानी पराजय होता है, वो वाली हार। अगला है तीर। तीर का मतलब क्या होता है भैया? एक तीर का मतलब होता है कोई किनारा। तीर का बोलते हैं ना, गंगा के तीर, यमुना के तीर। तो तीर का मतलब तट वाला, किनारा वाला। और एक तीर का मतलब होता है भैया बाण। क्या होता है बच्चों? बाण। तीर का मतलब बाण भी होता है। ठीक है, समझ में आया बउआ? चलिए जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया? आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अगला। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन सबको भी देख लेते हैं। और कॉपी पेन के साथ बैठना भैया, क्योंकि सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर में यानी पिछले भाई विगत साल में जो क्वेश्चन पेपर आया है वहीं से उठा करके ये सब हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और वहीं से बार बार रिपीट होता है। तो विधि का मतलब होता है कानून, ये सब चीज बता भी चुके हैं भैया, कानून। और विधि का मतलब होता है तरीका। ठीक है भैया, जैसे आप गणित में कोई सवाल लगाते हैं ना कि ये कौन से तरीके से लगेगा, इसकी कौन क्या विधि है, इसमें कौन सी विधि अप्लाई होगी। और एक विधि का मतलब ब्रह्मा होता है। ठीक है, ब्रह्मा जी। तो विधि का बोलते हैं ना कि ये विधि का विधान है। ठीक, तो वो वाला विधि। तो यहां पे विधि का मतलब कानून, तरीका और ब्रह्मा। और चपला का मतलब क्या होता है भैया? चपला का मतलब होता है, एक तो होता है बिजली। चपला का मतलब बिजली। क्या होता है भैया? बिजली। और एक चपला का मतलब होता है चंचल स्त्री। चंचल स्त्री। ठीक, चपला का मतलब बिजली भी होता है और चपला का मतलब क्या होता है? चंचल स्त्री भी होता है। और चपला के मतलब लक्ष्मी भी होता है। याद रखना भैया, लक्ष्मी भी होता है। ठीक, अगला है पयोधर। ये भी सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं, हल्के में मत लेना। पयोधर, क्योंकि आपको अगर यकीन भी ना हो तो चाहे 2020 से 21, 22, 23, 24, 25 तक का क्वेश्चन पेपर उठाओ और मिलाइएगा, खुद आपको मालूम चल जाएगा। पयोधर, पयोधर का मतलब क्या होता है? तो भाई पयोधर का मतलब तो एक तो होता है जैसे पर्वत, पर्वत होता है, और दूसरा होता है स्तन। ठीक, और जैसे पयोधर का मतलब क्या होता है, और एक जैसे क्या बोलते हैं, पर्वत हो गया, स्तन हो गया। ठीक, और बादल भी होता है। ठीक, ये सब के सब पयोधर में आते हैं। ठीक, पयोधर जिसमें जैसे बोलते हैं ना पयोधर, जैसे एक तोय होता है, ठीक, यूं कह लें, या पानी को धारण करने वाला। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा कुछ हो। ठीक, या वही चीज है कि भाई बादल भी होता है, पानी को धारण किया रहता है। ठीक है, तो
तो उसी हिसाब से तो पर्वत हो गया, स्तन हो गया, या इसमें कंफ्यूजन हो तो हम मिटा भी दे रहे हैं। ठीक है, केवल यही दो याद रखना, बहुत ज्यादा है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, दो एकदम परफेक्ट है। ठीक, उसको मत लिखिए। अगला है भैया माधव। माधव का मतलब होता है श्री कृष्ण, और माधव का मतलब होता है प्रेमी। और वैसे भी श्री कृष्ण क्या बहुत बड़े प्रेमी भी थे। ठीक है, तो यहां पर भैया आप श्री कृष्ण लिखिएगा और प्रेमी। ठीक, अगला है भैया, अगला फल। फल का मतलब क्या होता है? एक फल बोलते हैं ना कि भैया कि आप जो करोगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, तो वो वाला फल। तो एक तो होता है फल का मतलब परिणाम, रिजल्ट, और दूसरा फल का मतलब क्या होता है? फल ही होता है। ठीक है, ठीक, ये एक परिणाम होता है, एक तो फल होता ही है। अगला, अगला है अली। अली का मतलब क्या होता है भैया? अली, अली का मतलब होता है, एक तो होता है भैया सखी, एक होता है भंवरा। अली के मतलब होता है सखी, ठीक, और एक होता है भंवरा। तो ये हो जाते हैं भैया अनेकार्थी में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बोले तो वाक्यांश वाला। और यहां से भी भैया एक क्वेश्चन नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, और 2 नंबर का। ठीक है भैया, मतलब 2 क्वेश्चन होता है इसमें, एक मतलब दोनों करना होता है, एक एक नंबर का रहेगा। तो ये भी आएगा 2 नंबर का। सारे ऐसे 2-2 नंबर वाले हैं, इसीलिए बहुत मतलब ज्यादा मेहनत करना होता नहीं है, आसान होते हैं। और वैसे भी हमने बताया ना, सबसे अच्छी बात यह है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन यही आपके सारे रहते हैं। ठीक है, अगर हमें पता ही चल जाए कि भैया अगर यही क्वेश्चन आने हैं तो हम क्यों ना मेहनत करें, करना भी चाहिए। ठीक है, तो अगला है, मतलब इसमें है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश बोले, यानी वाक्य का एक अंश, वाक्यांश। जैसे जो ईश्वर में विश्वास करता हो, विश्वास रखता हो, आस्था रखता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो भैया ईश्वर में जो विश्वास करता है उसे क्या करते हैं, कहते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप सबको भैया भली भांति पता होगा कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहा जाता है आस्तिक। ठीक है, हमने इस टाइप से यहां इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से पता रहे, और जैसे आपके सामने विकल्प आए फटाक से आपका दिमाग आस्तिक पर जाए, 4 विकल्प में आपको भटकना ना पड़े, इसीलिए इस टाइप से लिखा है हमने। ठीक है भैया, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। ठीक, अगला है कि जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, तो भैया विश्वास ना करने वाले को नास्तिक कहेंगे। ठीक है, यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, और जो नहीं करता है नास्तिक। अगला है किए गए उपकार को मानने वाला। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भैया, किए गए उपकार को मानने वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किए गए उपकार को मानने वाला भैया क्या कहलाता है? तो ये कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है भैया कि किए गए उपकार को ना मानने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई आस्तिक नास्तिक वाला तो आसान है, लेकिन किए गए उपकार को मानने वाला और ना मानने वाला, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भैया इतना याद रखना, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और किए गए उपकार को ना मानने वाला, यानी किए गए उपकार को जो भूल जाए, ना माने, तो भैया ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कृतज्ञ, मतलब कृतज्ञ। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। तो ध्यान देना, इसमें कृतज्ञ है, इसमें कृतज्ञ है। तो जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ कहलाएगा, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ कहलाएगा। ठीक है, अगला है भैया कि जो सब कुछ जानता हो, तो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, और जो कम जानता हो
यहां से सुनिएगा, ये चीज हमने एक और वीडियो में आपको बताया था। जो बहुत कम जानता हो बहुज्ञ, मतलब उसके अल्पज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, यानी जिसको कम ज्ञान हो अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। तो ये तीन तो आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना, ये तीन भी आपके क्लियर हो गए। याद रखना कि जो बहुत कम जानता हो तो वो हो जाएगा मतलब अल्पज्ञ, और जो भैया बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ। तो ये इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। और वैसे भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, इसीलिए हमने बताया भैया कॉपी पेन के साथ बैठना। ठीक है, उसके बाद देखना एक अलग ही मजा आएगा आपको भी। जो बहुत कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया जो बहुत कम बोलता है उसे बोलते हैं भैया मितभाषी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मितभाषी कहा जाता है। यानी जो बहुत कम बोलता है ऐसे व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है। अगला है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जिसके समान कोई और हो ही ना, तो उसे अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना उसे अद्वितीय कहा जाता है। और जानने की इच्छा रखने वाला, तो भैया जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिज्ञासु। क्या कहेंगे भैया? जिज्ञासु कहेंगे। और पीने की इच्छा रखने वाला अगर आ जाता है यहीं पर, पिपासु कहलाते। ठीक है, अगला है भैया जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग, और देखिए आग से संबंधित हमने 3 क्वेश्चन बताए थे और तीनों क्वेश्चन यहां पर रखे भी हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो जंगल में लगती है आग उसको क्या बोलते हैं? तो बताइएगा भैया, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट्स भी में, अब कमेंट क्या ही करेंगे, हम तो वैसे ही बता रहे हैं। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग है, एक है जल में लगने वाली आग। ठीक, तो यहां पर तो जंगल में लगने वाली आग होती है दावाग्नि। क्या होती है भैया? दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। और एक जल में लगने वाली आग जो होती है उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। ठीक, और उसके बाद जो तीसरा है पेट में लगने वाली आग। भैया पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब जठर रस होता है, यानी पेट की जो भूख होती है, तो जठर में जब आग लगेगा इसीलिए उसका नाम रख दिया है जठराग्नि। तो ये तीनों क्वेश्चन, तीन के तीनों क्वेश्चन याद रखना भैया, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, इसलिए भैया इनको अच्छे से याद कर लेना बबुआ। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। ठीक है, तो ये आग से संबंधित है। ठीक है, तीनों। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा बबुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसका कोई अंत ना हो। भाई जिसका कोई अंत ना हो, सिंपल सा है, सभी जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो अनंत बोलते हैं। जिसका कोई अंत ना हो अनंत कहलाएगा। अगला है जो जीता ना जा सके। भैया जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होगा। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होगा। ठीक है भैया। और अगला है जिसके हृदय में कोई ममता ना हो, उसे क्या बोलेंगे? हृदय में अगर ममता ना हो तो उसे बोलेंगे निर्मम। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम कहलाएगा। अगला है जो बूढ़ा ना हो। जो बूढ़ा ना हो वो क्या कहलाएगा? अजर कहलाएगा। बोलते ना अमर अजर,
तो भैया अजर, यानी जो बूढ़ा ना हो अजर, और जो ना मरे ना वो अमर होता है। तो अमर अजर वर्ड आपने सुना होगा। अगला, रात्रि में विचरण करने वाला, यानी रात में जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? तो रात्रिचर कह ले या निशाचर। निशाचर यानी शाम के समय विचरण, रात के समय में विचरण करने वाले जो जीव जंतु, जो प्राणी होंगे उनको निशाचर कहा जाता है। ठीक। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? जिनके पास कुछ ना हो, अकिंचन, यानी एकदम से गरीब व्यक्ति। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो, एकदम गरीब आदमी, तो वो अकिंचन कहलाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर यूं कह लें वाक्यांश। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आएंगे भैया वाक्यों में त्रुटि मार्जन। अब देखिए इसको तो बस हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर रखा है ऐसे ही, बाकी इनके लिए बताने की जरूरत है नहीं। ये आपको स्वयं अपने आप से समझना होगा, अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा समझने की बात है। इसमें भैया हमने बताया ना, आपका जैसे होता है कर्ता क्रिया, ठीक, विभक्ति वचन पे ये जो होता है लिंग कारक वगैरह, इसी के आधार पे इसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती है। जैसे पहला है कि मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो इसमें कह रहा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी इसको वाक्य को क्या करना है? शुद्ध करना है। और इसका भी भैया क्या है? 2 नंबर मिलेगा। और इतना आसान सा क्वेश्चन होता है। अब ये बहुत ज्यादा आसान होता है, जैसा कि इसके पहले भी हमने कई बार आपको बताया है। इसमें आपका जो भैया कर्ता होता है, क्रिया होता है, विभक्ति वचन कारक, इन सब के आधार पर छोटी मोटी गलतियां होती हैं और उनको सुधारना होता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल आपको भाई, आपके बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा आपके साथ तकलीफ होने नहीं देगा। ठीक है, दिक्कत होने नहीं देगा, बस थोड़ी सी गलतियां होती हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, पहला है कि मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। अगर आप इसमें गलती ढूंढोगे तो भैया गलती कहां पे है प्यारे बच्चों? तो गलती है अनेकों नेता। तो यहां पर अनेकों नेता ना होकर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अनेक नेता, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है। अब इसके साथ अनेकों इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। अब जैसा दूसरा है कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो भैया हिमालय के बाद, ठीक है, तो हिमालय के बाद आपको पर्वत लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हिमालय क्या है? एक पर्वत है, तो अलग से आपको ये पर्वत शब्द लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये हो जाएगा। अगला है कि मेरे लिए गणित कठोर विषय है। तो भैया गणित कोई कठोर विषय थोड़ी होता है, ठीक, कि आपको ईंटा मतलब ईंट पत्थर से हथौड़ी से, ठीक, आपको पीट पीट करके तब पढ़ना है, नहीं भैया। तो यहां पर कठोर शब्द ना इस्तेमाल होकर के कठिन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? कठिन। तो मेरे लिए गणित कठिन विषय है, ये होगा भैया। तो इस तरह से गलतियां होती है। अगला है जैसे कि वह जल से स्नान कर रहा है, तो भैया जल से स्नान कर रहा, देखिए कह रहा है कि वह जल से स्नान कर रहा है। ठीक है, तो जल से होता है, लेकिन वो यहां पर जल में स्नान कर रहा है। ठीक, तो वह, या फिर यहां पे एक चीज ध्यान देना, ये जल वगैरह कुछ लगाने की ही जरूरत नहीं है, यानी इसमें गलतियां डायरेक्टली कि वह स्नान कर रहा है, तो यानी जल से ही स्नान करेगा ना व्यक्ति, तो यहां पर इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मेरे को अभी जाना है, तो इसमें क्या है? मेरे को अभी जाना है, तो यहां पर मेरे को नहीं बल्कि क्या है? मुझको अभी जाना है। तो ये चीज हो जाएगा कि मेरे को नहीं भैया, एक टपोरी वाली भाषा हो जाएगी। ठीक, यहां मेरे को नहीं, यानी मुझको अभी जाना है। तो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये तो बस आपको समझाने के लिए, जैसा कि और भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं ताकि डाउट कुछ भी ना बचे, एकदम क्लियर हो जाए।
अगला है जैसे सूर्य पूरब में निकलता था, तो भैया निकलता था आ गया है। अब देखिए सूर्य पूरब में निकलता था, क्या अब भाई पश्चिम में निकलता है? नहीं ना, तो यहां पर निकलता था नहीं होगा, तो गलती यहां पर है, समझ जाएंगे आपकी गलती यहीं पर है। तो भैया आपको शुद्ध कर देना है किस इसको, और आपके सामने भैया वहां 4 से 5 दिए रहेंगे, आपको 2 को शुद्ध करना होगा। अगला है जैसे महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये विद्वान शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि भाई लड़कियों में यहां विद्वान न चलकर कर विदुषी चलता है, ठीक है, विदुषी चलता है, क्या चलता है? विदुषी, तो विद्वान ना होकर के विदुषी हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है नहीं भैया, यहां पढ़ा रहे हैं होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा गलती। अगला अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो जैसे कि पहले ही एक एग्जांपल हमने सेट किया है, तो अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, ठीक है, अनेकों नहीं, अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, ये हमने बता ही दिया आपको। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहां पर ये कृपया लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, अनुमोदन करने की कृपा करें, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, यानी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो बस ऐसा ही कुछ ये वाला मैटर होता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद भैया आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला जो आएगा पत्र लेखन वाला टॉपिक आएगा। क्या आएगा भैया? पत्र लेखन। और पत्र लेखन में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 से 4 पत्र लेखन ऐसे हैं जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो पूरा काम ही आसान हो जाता है। जैसा कि भैया एक हमने बताया था कि बैंक में भाई क्या है, ऋण की यानी लोन के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए आपको एक पत्र लिखना है बैंक के प्रबंधक को, शाखा प्रबंधक को। दूसरा है भैया एक साफ सफाई यानी मोहल्ले की सफाई को लेकर। और तीसरा क्या है कि प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु या प्रवक्ता पद हेतु एक पत्र। तो ये 3 क्या है, 90% पूछे जाने वाले यही 3 पत्र हैं, बाकी 10% में बच्चे खुचे भी आते हैं। तो भैया बाकी हमने करवा ही दिया है, तो एक जो है फिर से उसको देख लेते हैं कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। और ये जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक भाई आपका पूछा जाएगा 6 नंबर में। कितने? 6। और अथवा में करके आएगा, इसलिए और भी ज्यादा फायदा है भैया। तो जैसा कि चलिए शुरू करते हैं, इसमें कुछ देखने की विशेष जरूरत है नहीं, ठीक। पत्र लेखन की शुरुआत करना है, जैसा आपने भाई प्राइमरी में भी लिखा होगा, ठीक। प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इलाहाबाद, ठीक है, आप ऐसा भी लिख देंगे, कोई भी लिख दीजिए। और विषय क्या है? लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। फिर नीचे महोदय जी। फिर शुरुआत करेंगे कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से, ये एकदम लिखने का सही तरीका है, टू द पॉइंट, ध्यान से समझना। लिखेंगे कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का मतलब जैसे आप पढ़ाना चाहते हैं, प्रवक्ता यानी एक लेक्चरर के रूप में जाना चाहते हैं, वही होता है कि आपके कॉलेज में एक लिपिक का एक पद खाली है और जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर फिर नीचे आपको क्या होगा भैया, यहां पर एक आपको बायोडेटा देना होगा, पूरा अपनी शैक्षिक योग्यता देनी होगी, जिसके लिए एक ग्राफ के माध्यम से हम चलिए समझा देते हैं कि किस तरीके से भैया आपको एक भैया ग्राफ भी बनाकर आना पड़ेगा। यानी एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही काम हो जाएगा, नो, आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा बायोडेटा दर्शाना होगा, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं भैया परीक्षा का, इधर वर्ष का, ठीक है, इसे इधर क्या कहते हैं, इधर श्रेणी का, इधर विश्वविद्यालय का, इतने में देखिएगा ये सब यहीं पर इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो जैसे यहां पर क्या है, तो यहां पे भाई परीक्षा का नाम यानी कौन सी परीक्षा है,
और उसके बाद यहां पर वर्ष, किस वर्ष में आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण वर्ष, और यहाँ पर क्या है श्रेणी, किस श्रेणी में आपने परीक्षा पास की है। और यहाँ पर भाई क्या कहते हैं कि जैसे होता नहीं कि बोर्ड का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है। तो जैसा कि भैया मान लेते हैं पहला आपका है हाई स्कूल, पहला हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल है। वर्ष जैसे 2000 आपने भाई मान लेते हैं कि 2012 में किया। श्रेणी भाई जैसे जरूरी नहीं है कि आप 2015 लिख दीजिए, ठीक है, आप 2010 लिख दीजिए, ये एक फॉर एक पूरा का पूरा भैया एक क्या है आपका सैंपल है, ठीक। तो श्रेणी प्रथम, आपने प्रथम श्रेणी, क्योंकि आपको अच्छा दिखाना है, प्रथम श्रेणी में। और बोर्ड भाई मान लेते हैं कि कौन सा बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड से है। अब जरूरी नहीं प्यारे बच्चों बस यूपी बोर्ड लिखिए, आप चाहे जहां से हैं, जहां से भैया आप वहां का बोर्ड एमपी लिख सकते हैं भैया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहां से देख रहे हैं आप, ठीक। और दूसरा जैसा लिखना है, दूसरा लिख दीजिए कि इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिखेंगे। इंटरमीडिएट में जैसे भैया आपका वर्ष लिखेंगे 2014 में आपने, और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, प्रथम श्रेणी लिख दीजिए। और ये भी मान लेते हैं कि भैया आपने यूपी बोर्ड से ही किया, तो यूपी बोर्ड लिख दीजिए। उसके बाद भैया आपका जैसे तीसरा है, यहां पे लिख दीजिए, ठीक है, और जैसे बीएससी लिख दीजिए, बीएससी या बीए लिख दीजिए कोई भी, ठीक। और यहां पर 2017 लिख दीजिए, ठीक। तो उसके बाद यहां प्रथम श्रेणी लिख दीजिए। और यहां पर भैया जैसे कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय लिख दीजिए, ठीक। या फिर जैसे बीए लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। फिर नीचे और कुछ भी दिखाना चाहते हैं, जैसे हिंदी टंकर वगैरह, टंकर, फिर टाइपिंग वगैरह लिख करके वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक, स्पीड वगैरह की कितना। तो ये सारी चीजें आप भाई अपना पूरा ब्यौरा देंगे। फिर नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखेंगे कि मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन यह पद अस्थायी है, यानी मैं जिसमें काम कर रहा हूं ये अस्थायी पद है। अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। यानी मैं जहां पढ़ा रहा हूं उसमें कोई भरोसा नहीं है कि कब मेरी जॉब चली जाए, इसलिए कि मेरी शैक्षिक योग्यता पर ध्यान देते हुए मुझे ये पद क्या है सौंपा जाए, ठीक है। वही चीज यहां पर है कि भाई इस मतलब मुझे अवसर प्रदान करने की कृपा करें, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। यहां पे भवदिया में फिर करके आप लिख देंगे भैया का खा गा, का खा गा लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पत्र लेखन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाते हैं, अब आएंगे भैया हम आ जाते हैं निबंध लेखन में। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, निबंध लेखन में गौर करना भैया। निबंध लेखन, अब निबंध लेखन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, निबंध लेखन की बात कर ले तो निबंध जो लेखन है वो कितने नंबर का आता है, तो ये 9 नंबर का इकट्ठा, पूरा एक कम छोड़ दो भैया, पूरा 10 नंबर का। और निबंध लेखन में प्यारे बच्चों हमने आपको न जाने कितनी बार बताया होगा, कुछ टॉपिक इसमें फिक्स होते हैं। जैसे आप भारतीय किसान, कौन कौन सा टॉपिक होता है बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर, भारतीय किसान, समस्या और समाधान, समस्या और समाधान पहला टॉपिक। उसके बाद भैया आपको दूसरा टॉपिक ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण, ठीक है। तीसरा जैसे हो जाता है भैया भ्रष्टाचार,
कारण और निवारण, और निवारण, ठीक है, इस तरह से। अब इस पे कई बनते हैं। अब इसमें भ्रष्टाचार कारण और निवारण इस टाइप के बहुत सारे बनते हैं, जैसे बेरोजगारी कारण और निवारण, आतंकवाद कारण और निवारण, ठीक है, वही चीज। तो यहां पे इसके अलावा जैसे होता है भैया अनुशासन का महत्व, जैसे ये सब कुछ लेटेस्ट में चलते रहते हैं हमेशा, अनुशासन का महत्व हो गया। और उसके बाद जैसे प्रिय साहित्यकार, मेरा जो प्रिय साहित्यकार कौन है, ठीक है, प्रिय साहित्यकार में है। और उसके अलावा भी आपका जैसे बन जाता है, ठीक है, ये है हो गया। उसके बाद जैसे हमने बताया ना, कुछ और आपका चलता है, ठीक, नई शिक्षा नीति, ठीक, नई शिक्षा नीति। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा भैया इन पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी अधिकांश तो हमने करवा ही चुके हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये सब करवा दिया है। बाकी अगर आपको इनमें किसी एक दो पर भी चाहिए तो हम बीच में ला देंगे, इसके बारे में मत सोचना कि हाँ इसको भी इसमें दिक्कत होगी कैसे लिखा जाता है। देखिए, पर इसमें भाई जरूरी नहीं कि ये कैसे लिखते हैं, बोल मतलब तरीका क्या है, ठीक है, पहले हमारी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सबका एक सही तरीका होता है, सही तरीका, अगर वही सही तरीका क्या है अगर आपने जान लिया, निबंध कोई भी हो कि सही तरीका क्या है वो जान लिया, ठीक है, तो आपका कोई भी निबंध हो बहुत आसान लगता है। तो ये चीज हम जब निबंध कैसे लिखना है जब वीडियो लाएंगे प्यारे बच्चों, उसमें समझा देंगे कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, यानी क्या सही तरीका है, ठीक है। तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से एक लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।